ये इससे गेन क्या करना चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? क्या वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ही तहरीक चला रहे हो दोनों मिलकर? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, जो अभी आप बात कह रहे थे, अगर आपको याद होगा, यकीनन याद होगा, तारिक फजल चौधरी के फार्म पे जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो असल तलखी हुई थी, जिसके बाद पीडीएम, पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई थी या निकाल दी गई थी, वो हुई थी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। और वो इस बात पर हुई थी कि वो कह रहे थे कि जी लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफा दिया जाए, दूसरे कह रहे थे उधर जाके देखा जाएगा। और उसके बाद और जरदारी साहब का क्योंकि पस मंज़र नवाज शरीफ साहब के साथ था कि जब 2015 में डॉक्टर आसिम गिरफ्तार हुए थे तो जरदारी साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया था। ये जो डेवलपमेंट है, इस पर तो मौलाना को पहले शर्मिंदा होना चाहिए थोड़ा सा, फिर बाकी पीडीएम के लोगों को अगर ये बात सच है और जो मौलाना कह रहे हैं, ज़ाहिर है एक आदमी खुद ही कह रहा है कि जनरल बाजवा के कहने पे हम अदम एतमाद की तहरीक लाए थे, तो फिर कौन सा आईनी रास्ता, कौन सा कानूनी रास्ता? बाजवा साहब का झगड़ा इमरान खान से हुआ, उन्होंने इन सब को इस्तेमाल किया और ये सब इस्तेमाल हुए। और मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये अदम एतमाद की तहरीक कोई आईनी रास्ता नहीं है। ये झगड़ा था बाजवा और इमरान खान साहब का जनरल फैज़ के ट्रांसफ़र पे, जो कन्वर्ट हुआ। जब बात नहीं बनी तो अल्टीमेटली अब आप सोचें ना कि मौलाना के बयान के ऊपर, अब मुझे नहीं पता जनरल बाजवा क्या कहेंगे या जनरल फैज़ क्या कहेंगे, लेकिन कम से कम जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को इस बयान की को या तो कॉन्ट्रडिक्ट करें, क्लैरिफाई करें, या फिर ये शर्मिंदा हों कि ये जनरल बाजवा के कहने पे अदम एतमाद की तहरीक ला के आपने एक वज़ीर आज़म को हटा दिया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। तो कब तक आप इस तरह की सियासत हम चलते रहेंगे? इसमें ना अमल साहब एक और इशू भी है। ये इशू ये है कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये इलेक्शन करवाए हैं, उन्होंने रीक करवाए हैं और एस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पे सारे प्रोसेस से बाहर होना चाहिए। और अगले दिन वो मान रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हम अदम एतमाद हम पे ले आए थे। तो ये अजीब सी कंट्रडिक्शन है कि जब आपको फायदा था तो आपने एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए या आपने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, और जब आपको फायदा नहीं हो रहा तो आप ये कह रहे हैं कि सारे प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकल जाना चाहिए। यही असल मसला हो रहा है। मुझे नहीं पता कि इनके और पीटीआई के दरमियान क्या चीज़ें होंगी, मुझे बड़ा डाउट है। और पीटीआई जिस तरह भी शौकत कह रहे थे कि पीटीआई के अंदर इस पर बड़ी रेजिस्टेंस होगी अगर मौलाना से पीटीआई के लोग मिलते हैं या पीपल्स पार्टी वालों से मिलते हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी तो डिनाई कर रही है कि शायद ऐसी कोई मुलाकात नहीं होने जा रही, लेकिन ये जो मौलाना ने बात की है ये बहुत सीरियस बात है। और इस लिहाज से सीरियस बात है कि इसने पीडीएम की पार्टीज को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। कि इसका मतलब यह है कि आप उनके कहने पर आपने जो कुछ भी किया, असेंबली के अंदर जो खेल खेला, वो दरअसल आपने कोई एक आईनी रास्ता तो हम पेपर पे तो कह सकते हैं, लेकिन दरअसल ये एक आईनी मूव नहीं थी, ये गैर आईनी मूव थी। क्योंकि गैर आईनी लोगों के मूव पे आपने ये मूव बनाई थी जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के ब्रेक ले रहा हूं कि आज अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो एतराफ है उसे वाकई सही मान लिया जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि इमरान खान का मौकफ आज सच साबित हो गया। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मतलब सही फरमाइएगा, इमरान खान साहब जब इक्तदार से निकले थे तो उनका एक ही मौकफ था कि जनरल बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई थी। वो बार बार ये कह रहे हैं कि यही हैं जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। आज मौलाना के एतराफ के बाद ऐसा नहीं महसूस होता कि इमरान खान का मौकफ सच था? देखिए, वो उस वक्त ही नजर आ रहा था अगर इमरान खान साहब ये कहें या ना कहें, लेकिन जो पीडीएम की पार्टीज का तो बिल्कुल एक अलग उस वक्त मूव थी। ये तो कोई भी नहीं सोच सकता था कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी जो एकदम बिल्कुल अलग अलग सिम्स पे जा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक मूव हुई और वो पास हो गई। ये जाहिर है जो अक्टूबर में क्राइसिस शुरू हुआ था अक्टूबर 2021 में, वो कन्वर्ट हो गया 2022 में। इमरान खान नहीं चाह रहे थे जनरल फैज़ को हटाना और जनरल बाजवा इस बात पे मुसिर थे कि ये जो है ये की जाए। और उसके बाद हमने देखा कि वो पॉलिटिकल मूव हुई ये, और उसके नतीजे में जो अलाई इमरान खान साहब के थे जो 2018 में उनके हवाले किए गए थे, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ की शक्ल में हो, चाहे बाप की शक्ल में हो या एमक्यूएम की शक्ल में हो, वो उनसे खींच ली गई सपोर्ट
और अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब किया। ये जनरल बाजवा का ज़ाहिर और अब एतराफ़ हो रहा है, तो जनरल बाजवा का गेम प्लान था जिस पे ये पूरी पीडीएम और पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई, और ये इनको एतराफ़ करना चाहिए कि हाँ हम इस्तेमाल हुए, और ये एतराफ़ करके उन्हें थोड़ा सा तो शर्मिंदा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा राणा साहब, ये सिर्फ एतराफ़ काफ़ी नहीं होता इतने बड़े बड़े लीडर्स का, उसके बाद फिर जाहिर है उन्होंने कोई फैसला भी करना होता है, उन्होंने अपने लिए एक सजा भी तजवीज़ करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप को इक़्तिदार नहीं मिल रहा तो आपने एतराफ़ कर लिया, अगर आज आपको मौका मिल जाए तो आप अपना एतराफ़ वापस ले लें। असल में मसला ये है ना कि हमारे एतराफ़ वक्ती हैं। अब वो एतराफ़ जिसमें 2018 में हुकूमत जिस तरह दी गई, फिर मैं अगेन आपसे कहूँगा, वो आपसे बातें जनरल बाजवा ने बराह रास्त की, तो फिर सच्चा तो कोई भी नहीं है। हर बंदे का अपने वक्त का सच है, अपना अपना सच है, मतलब और वक्त ही है। मुझे आज ये सच ठीक लग रहा है कि मैं नाराज हूं। वो खान साहब डोनाल्ड लू से शुरू हुए और वो मोहसिन नकवी पे आके रुके, और बीच में पूरी फौज को मतून कर दिया, और उसी फौज के उस सालार को ऐवान सदर में बैठ के, ये मैं नहीं कह रहा, ये डीजी ISI मौजूदा ने कहा कि ऑफर की, हमने खबरें जरूर की कि अगस्त के एंड पे 2 मुलाकातें इनकी हुई, और उन्होंने कहा कि जनाब ऑफर ये हैं कि आप लामुतनाई बन जाएं या मेरे लिए इलेक्शन करा दें। तो वहीं जा रहे थे ना सारे के सारे, कि मुझे भी फैज वहीं से मिले। मैं फैज हमीद की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली वो फैज उस हवाले से होता है। जनरल बाजवा से फैज ले रहे थे ना, नहीं जनरल बाजवा से फैज ले रहे थे ना कि एक्सटेंशन दे दो, और जनरल बाजवा एक्सटेंशन पे खेल रहे थे, क्योंकि उनके जहन में था। और मैं आपको कह रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान भी एक्सटेंशन दे रहा था, मुझे शहबाज शरीफ भी एक्सटेंशन दे रहा था, अब दी नहीं। वो कहा कि शहबाज शरीफ ने 6 बार ऑफर और वो और 3 बार इमरान खान ने आखिर, और वो जो नहीं दी वो नवाज शरीफ ने नहीं दी। मतलब वो शहबाज शरीफ को रोका उन्होंने कि भाई नहीं दी। पहले उनकी मर्जी से एक्सटेंशन मिली थी, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब वो आसिफ सईद खोसा साहब को ऐवान सदर नहीं मिला, हालांकि वो पहले उनकी मुद्दत बढ़ाने के लिए जजिस की रिटायरमेंट की फ़खर इमाम साहब ने बिल भी पेश किया था, 68 साल करना, और नवाज शरीफ के पास लोग पहुंच गए थे जेल में कि जी ये बिल नवाज शरीफ ने माना, इनकार नहीं, वो भी नहीं किया था, फिर ये भी नहीं किया। अब इशू ये है कि हमारा सिस्टम है, धंधा है पर गंदा है, और उसमें सारे इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि जी फिर या तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अपना जुर्म मान के पब्लिक करें, और ये डी चौक में बैठें, उसमें सारे हाजरीन, नाजरीन, साबकीन सारे बिठाएं कि जनाब हमने ये किया है, क्योंकि अब हम वहां आ गए जहां सियासत नहीं हो रही, मुल्क चलना नहीं है आपसे। ये अभी जो गैस की कीमतें दूसरी दफा बढ़ी हैं, तीसरी दफा भी बढ़नी है। जनाब बाजा साहब ने एक ब्रीफिंग दी थी GHQ में, जिसमें खासे सहाफी मौजूद थे, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो कुछ कहा था ना, वो वैसे मैं दोहरा नहीं सकता, पब्लिक के लिए सबको पता है, वैसे सबको याद भी होगा। अच्छा प्राइस साहब, अब ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब का जो इत्तेहाद है, ये वाकई को हैरान कुन वाकया नहीं पाकिस्तान में? इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, एक चीज़ मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूं कि पोस्ट नो कॉन्फिडेंस या इस नो कॉन्फिडेंस पर तो हम यार्ड स्टिक बना के बैठे हैं कि ये PDM वाले सारे इस्तेमाल हुए। ठीक है, या इन्होंने इस्तेमाल किया, ये भी तो हो सकता है, इक़्तिदार में तो ये आए थे ना। नहीं, वो तो खैर जो एक थीसिस अब बन रहा है ना कि जी बाजवा साहब ने साजिश की थी, मैं तो उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो फिर 2017 में कौन इस्तेमाल हुआ? जो 2017 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ लगे रहे सारे, वो फिर कौन इस्तेमाल हुआ? फिर राणा साहब को पता है फिर कौन कहता था कि जी हम तो एक पेज में हैं? कौन कहता था कि मैं फैसले करता हूं और वो मानते हैं? अगर हम पोस्ट नो कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस वाली यार्ड स्टिक को चेंज करें, तो हमें सबको फिर देखना चाहिए कि पहले और आज भी मैं एक और बात भी कर दूं, बार बार खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा। वो जरदारी साहब के बारे में तो नहीं बात कर रहे, वो नवाज शरीफ के बारे में तो नहीं बात कर रहे, वो शहबाज शरीफ के बारे में नहीं बात कर रहे, वो बात वो उधर ही कर रहे हैं कि आज भी अगर मेरी मतलब बातचीत शुरू हो जाए तो अभी भी ट्राई कर रहे हैं, मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूं। इसलिए अब जो दूसरी बात आपने क्या सवाल किया, सॉरी मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब दोनों एक ही झंडे पे, मुझे एक और थोड़ा सा ना मैं वरीड भी हूं इस बारे में कि जमात इस्लामी, TLP, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन और अब JUI,
ये कहीं वो पीएनए वाला जो मजहबी जमातों का अलायंस है, क्योंकि देखिए किसके खिलाफ होगा, गवर्नमेंट तो इनके अपने लोगों की है ना जी, इस गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं हो सकता ये। नहीं देखे ना, पीएनए जब बना था 77 में, ये मजहबी अलायंस था। देखिए अब ये क्या सारा इत्तेहाद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाएंगे ये लोग? डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है सामने, जिस गवर्नमेंट से कहेंगे आप इस्तीफा दे दें, जिस गवर्नमेंट इस्तीफा दे के तो क्या ये गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाएंगे? जिस गवर्नमेंट ने जी सॉरी ये जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहां बाइकाट हो गया था और इसके अंदर ये बार बार कह रहे हैं कि हम बैठेंगे। उनके राणा साहब बात ये है, जब देखें बात सुने, एहतजाज होता है, जब आप लोगों को इंसाइट करके बाहर निकालेंगे फिर उसको कौन कंट्रोल करेगा? नहीं अभी ये फर्स्ट स्टेप है ना जी, जब अभी ये फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा जो रैली होगी। शेर अफजल खान मरवत ने यह भी कह दिया आज ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी तो ये एहतजाज है लेकिन लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद के लिए हम करेंगे। अगर आप फिर इन राहों पे चलेंगे, वो जो सारी मजहबी जमातें हैं उनको इकट्ठा करके, तो मुझे तो वो खान साहब भी ओरिएंटेशन रखते हैं टीटीपी की तरफ, बाकी सियासी जमातें, फिर उनको जो मजहबी जमातें कौन रोक सकता है? इसलिए ये एक बहुत ही खतरनाक मूव मुझे लग रही है जो आप कह रहे हैं ना, इकट्ठे। अच्छा वैसे